जय हिंद। इससे पिछले वाले वीडियो में आपको 73 नंबर तक प्रश्न करवा दिया गया था, तो आज हम 74 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। ये 2018 में पूछा गया और 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था काफ़ी हार्ड था और उसको आज हम बढ़िया से समझेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न में कहता है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। क्या कहता है? दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो हम देख लेते हैं। तो दो अपरिमेय संख्या लेते हैं, एक √3 ले लिए, एक अपरिमेय संख्या ले लिए 5, √5। दोनों अपरिमेय है, दोनों गुना किए तो हो गया आपको √15। तो √15 जो है आपको कितना हो जाएगा, ये रूट से बाहर नहीं निकला, ये अपरिमेय ही होता है। बात तो सही है, दो अपरिमेय को जब हम गुना करते हैं तो अपरिमेय ही होता है। लेकिन यहाँ पे कह दिया हमेशा, तो हमेशा का मतलब कभी भी हम दो अपरिमेय संख्या को लेंगे तो परिमेय होगा ही नहीं, अपरिमेय ही होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। हम एक ऑप्शन देकर हम गलत कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर हम √5 भी एक अपरिमेय है और √5 भी फिर अपरिमेय, दोनों गुना कर दे तो कितना निकल जाता है आपको? 5 निकल जाता है। और 5 क्या हो गया? परिमेय हो गया, जो कि पहला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम अगला देखते हैं, ऑप्शन बी में देखते हैं हम क्या कहता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हाँ, ये बात सही होगा। क्यों? एक परिमेय अगर हम 5 ले लिए और इसको अगर हम क्या करते हैं, एक अपरिमेय संख्या से गुना कर दे 3 से, तो हमेशा ये क्या बन जाएगा आपको? अपरिमेय ही होगा, क्योंकि 5√3 अपरिमेय होता है। और कोई एक एग्जाम्पल लीजिए, ऐसा कोई है जो एक परिमेय और अपरिमेय गुना कीजिएगा और परिमेय हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक और दो एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ जब हम √7 को गुना करते हैं तो ये भी क्या प्राप्त होता है? 2√7 होता है, जो कि अपरिमेय हो जाता है। तो ये कथन सही है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब भी हम गुना करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। मतलब अपरिमेय जिसमें शामिल हुआ पूरा क्या कर देगा? अपरिमेय कर देगा। लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि दो परिमेय अपरिमेय संख्या का गुणनफल, और दो अपरिमेय को कभी क्या हो जाता है? दो अपरिमेय को अपरिमेय से गुना करने के बाद परिमेय भी हो जाता है और अपरिमेय भी हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत था और ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ 75 नंबर सवाल कर रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब n बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहा है कि n एक प्राकृत संख्या है। तो n बराबर प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है कि n के बराबर 1, 2, 3, 4, 5। जो प्राकृत संख्या आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 गिनती संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो n बराबर हम ले लिए 1, 2, 3, 4, 5 और आपको दिया गया तब √n का मान क्या होगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो एक बार n की जगह पे 1 रख के देखिए तो √1 हो जाएगा। तो इसका मान कितना? 1। इसके बाद फिर यहाँ रूट की जगह पे n की जगह पे 2 रख के देखिए तो कितना हो जाएगा? √2 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे √n है और n की जगह पे कितना? 3 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। फिर n की जगह पे आप 4 रख दीजिए तो रूट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2। तो इनमें आप क्या देख रहे हैं कि n का मान प्राकृत संख्या के रूप में जब भी हम रखते हैं तो एक बार 1 प्राप्त होता है, एक बार √2 प्राप्त होता है, एक बार √3 प्राप्त होता है, एक बार 2 प्राप्त होता है। तो इनमें आप क्या देख रहे हैं? ऑप्शन में देखते हैं, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो देखिए ये एक क्या है? आपकी गिनती की संख्या है, ये प्राकृत संख्या है। फिर इसके बाद क्या आ गया? अपरिमेय संख्या। फिर क्या आ गया? अपरिमेय संख्या। फिर क्या आ गया? प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या। तो जब n एक प्राकृत संख्या होता है और n का मान जब भी रखते हैं तो किस प्रकार से प्राप्त होता है? कभी प्राकृत संख्या, कभी अपरिमेय संख्या, कभी प्राकृत संख्या, कभी अपरिमेय संख्या। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। अब हम प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। तो 76 नंबर प्रश्न में आपको कहता है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। ऑप्शन ए में है 6, बी में है 4, सी में 8 और डी इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या एक से ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, तो अभाज्य संख्या हम लिख लेते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा, इसके बाद 3 होगा, 5 होगा, इस प्रकार आप लिखते चलिएगा। तो कुल कितना है? 13,986 अभाज्य संख्या। मतलब 13,986 ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसकी अभाज्य संख्या की संख्या है। बात समझ गए? अब यहाँ पे कहता है इसका योग। क्या कहता है? इसका योग। इनमें हम 2 को अलग कर लेते हैं। तो अगर 13,986 में एक ठो को हम निकाल लेते हैं तो आपको कितना बच जाता है? 13,986
85, 13,985। और एक ठो आभाज्य संख्या हम 2 को निकाल लिए। 2 को इसलिए निकाल लिए कि 2 मात्र एक ऐसा आभाज्य संख्या है जो कि सम है, जो कि 2 से भाग लग जाता है। 2 से कटने वाला मात्र 2 है, और इसके अलावा जितने आभाज्य होते हैं सारे 2 से नहीं कटते, मतलब सारे क्या होते हैं, विषम होते हैं। समझ गए बात को? तो 13,985 तो क्या होगा, विषम अभाज्य होगा। क्या होगा, विषम अभाज्य, जो कि 2 से नहीं कटेगा। समझ गए बात को? और एक बात ध्यान रखिए कि सम प्लस विषम, सम प्लस विषम बराबर आपको क्या होता है, हमेशा विषम ही होता है। सम प्लस विषम बराबर क्या होता है, हमेशा विषम ही होता है। तो आप देख लीजिए, सम अगर 2 ले लेते हैं और इनमें एक विषम 3 जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त हुआ आपको, 3 2 5, एक विषम हुआ कि नहीं हुआ। फिर एक सम हम 2 ले लेते हैं, एक विषम हम ले लेते हैं 5, 5 में 2 जोड़ कितना हुआ, 7, फिर विषम प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो आप इससे एक बात जान लिए, जब भी हम सम में विषम को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, विषम प्राप्त होता है। सेम उसी प्रकार से 13,986 ठो आभाज्य संख्या में 13,985 ठो आभाज्य संख्या क्या है, विषम है, और एकमात्र 2 जो है एक क्या है आपको, सम है। तो विषम में जब हम सम को जोड़ देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा क्या होगा आपको, विषम ही होगा। तो इससे ये स्पष्ट है कि जो भी 13,986 जो आभाज्य संख्या का जो योग होगा जोड़ने के बाद वो क्या होगा, विषम होगा। और विषम संख्या मतलब बेजोड़ा संख्या कभी भी आपको नहीं 6 से विभाज्य होगा, नहीं 4 से होगा, नहीं 8 से होगा। इसलिए होगा किससे, तो जब इस तीनों ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब विषम संख्या कभी भी 6, ये क्या मिट गया, 4, ये सबसे विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कठिन है क्योंकि अगर 13,986 तो आभाज्य संख्या को लिखते हैं तो लिखने में बहुत बड़ा समस्या होगा, इसलिए इसको थोड़ा ट्रिक से ही बनाना पड़ेगा। अगला प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 77 नंबर। 77 नंबर आपको कहता है, 77 नंबर प्रश्न में कि x टू द पावर n प्लस 1 का एक गुणक क्या होगा, x प्लस 1 हो तो n निश्चित रूप से क्या होगा। कहने का मतलब, गुणक का मतलब होता है इसमें इसका गुणक तभी होगा जब इनमें हम भागा देंगे x प्लस 1 से, तो इसका मान मतलब इसमें पूरा पूरा भागा लग जाना चाहिए। तो इसमें आपसे पूछ रहा है n का मान क्या हो सकता है, सम संख्या हो सकता है, विषम संख्या हो सकता है। तो हम यहाँ पे n का मान एक बार हम 1 रख के देखते हैं। n का मान जब 1 रखेंगे तो इनमें क्या होगा, x पे पावर कितना हो जाएगा आपको, 1 हो जाएगा, प्लस 1 बटे x प्लस 1, x पावर 1 का तो इसका मतलब x प्लस 1 ही कट जाएगा एक मरतबे में। मतलब जब n का मान 1 रखते हैं तो ये कट जाता है। फिर n का मान एक बार 2 रख के देखते हैं। जब 2 रखते हैं तो x पे पावर कितना हो जाएगा, n की जगह पे 2 रख दीजिए, प्लस 1 बटे x प्लस 1। तो इस जगह पे x पे पावर 2 प्लस 1 x प्लस 1 से कभी भी विभाजित नहीं होगी। इसको हम कोई सूत्र पे भी नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए ये पूरा पूरा नहीं कटता है, पूरा पूरा नहीं कटता है। इसके बाद n का मान हम 3 रख के देखते हैं। n का मान जब 3 रखेंगे उसमें तो x पे पावर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 बटे x प्लस 1। तो इस जगह पे x पे पावर 3 है, प्लस 1 पे कुछ पावर नहीं तो हम 1 पे पावर 3 कर सकते हैं ना, बटे x प्लस 1। तो इस जगह पे ए क्यू और बी क्यू सूत्र बढ़ जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, मतलब x प्लस 1 हो जाएगा। अब और ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और इसके बाद क्या होता है ए बी, एक्स इंटू ए मतलब क्या हो जाएगा x प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या, माइनस होता है यहाँ पे, सॉरी माइनस। और इसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, बटे x प्लस क्या करते हैं 1 करते हैं। तो आप यहाँ देखते हैं x प्लस 1 से कट जाएगा, तो यहाँ पे मतलब पूरा पूरी कट जाएगा, ये तो कुछ शेष रूप में न बच जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं जब n का मान हम क्या रखते हैं 1 रखते हैं तब भी कट जाता है पूरा पूरी, n का मान 2 रखते हैं तो नहीं कटता है, लेकिन n का मान 3 रखते हैं तो पूरा पूरी क्या हो जाता है, कट जाता है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि n एक क्या है आपको विषम संख्या है, 2 क्या है सम है, सम था तो नहीं कटा, और n जब 3 रखे तो भी कट गया। इसका मतलब n का मान क्या हो सकता है, एक विषम पूर्णांक हो सकता है या विषम संख्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, x टू पावर n का एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से विभाज्य किससे होगा, n, तो हो जाएगा एक विषम पूर्णांक। क्या हो जाएगा, n एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 78 नंबर सवाल। तो 78 नंबर सवाल में आपको कहता है कि संख्या रेखा
नंबर लाइन में प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो देखिए संख्या रेखा का मतलब क्या, संख्या में जब आप खींचते हैं ऐसे करके तो बीच में 0 रखते हैं और इसके बाद इस साइड से +1 2 3 इसके बाद अनंत तक जाएगा, ये इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 इस प्रकार आप अनंत तक जाइएगा, नहीं जाइएगा। तो इस हिसाब से संख्या रेखा पे जो है ना हमेशा वास्तविक संख्या को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो दुनिया का कोई भी संख्या केवल रूट के अंदर माइनस में नहीं होनी चाहिए। इसको छोड़ करके, रूट के अंदर माइनस वाला को छोड़ करके दुनिया की कोई भी संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, इसके परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सारे क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या। और उसको क्या किस पे दिखाया जाता है? संख्या रेखा या संख्या लाइन पे दिखाया जाता है। इसलिए हम संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करती है एक वास्तविक संख्या को। कहिएगा एक प्राकृत संख्या, तो जब वास्तविक संख्या आ गया तो उसमें प्राकृत संख्या भी आ गया। कहेगा एक परिमेय संख्या, जब वास्तविक संख्या आ गया तो परिमेय संख्या भी आ गया, अपरिमेय भी आ गया, इसलिए वास्तविक संख्या इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 79 नंबर। तो 79 नंबर में आपको क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत के लिए आप जान भी करते हैं हर के आभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए? हर के आभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या 2 5 दोनों, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए देखेंगे 11/700 है, तो इसको देखने से यह स्पष्ट होता है 11 इसमें 7 आ गया, 100 को तोड़िएगा तो 2 या 5 आएगा, तो 7 आ गया तो ये देखते ही नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर जब हम बी देखेंगे तो इनमें 91/2100, 91 कितना है? 2100। इसको जब तोड़िएगा तो 91/2100 को कितना होगा? 7 × 3 × 100। 100 में तो केवल 2 और 5 ही होगा, लेकिन 7 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। तो इसके बाद हम अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपको देखते हैं सी नंबर। तो सी नंबर ऑप्शन में है 343/2⁻³ × 5⁻³ × 7⁻3। तो आप 343 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 7 × 7 बट्टे 2⁻³ × 5⁻3 × 7⁻3। अब यहाँ पे देखिए कि 7 × 7 × 7 को 7 7 49 343 होता है, तो 7 पावर कितना हो गया? 3/2⁻3 × 5⁻3 × 7⁻3। तो 7/3 7/3 कट गया एक मरतबे, तो नीचे में क्या बच गया? 2 और 5 ही बच गया केवल, इसलिए यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको सी शांत हो जाएगा। समझ गए? इसके बाद हम चलते हैं 80 नंबर। तो 80 नंबर प्रश्न में जब चलेंगे तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह संख्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप क्या 16 कहता है, 20 कहता है और 24 कहता है। तो सबसे पहले जब भी कहेगा सबसे छोटी वाला बात, तब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? 16 को तोड़ेंगे, 16 क्या करेंगे? 2⁻4, 2 दूनी 4 8 16 होता है। इसके बाद 20 को तोड़ेंगे तो 2/2 गुना 5 लिख सकते हैं, 2/2 गुना क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 5 20। इसके बाद आपको कितना है? 24। तो 24 और 24 को क्या लिख सकते हैं? 2/3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। तो आपको निकालना क्या है? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हैं? जो सब में आता है, तो 2 देखिए सब में आता है, 2 2 2 तीनों में आता है, तो 2 लिख देंगे। और अधिक वाला पावर कितना है? 2/4, तो लिख देंगे। इसके बाद जो नहीं आता उसको भी लिख देते हैं। 3 इसमें आता है और सब किसी में नहीं आता, 3 भी लिख देंगे। और 5 इसमें आता है और किसी में नहीं आता, इसको भी लिख देंगे। तो 2/4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 5 80, 80 दिया 240। तो आपको आ गया 240। तो आपको देखते ही नहीं मार देना, क्योंकि 240 आया है। तो आपको यहाँ पे एक बात और करा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब हम 240 को बारीकी से सब में भागा देंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 240 पूर्ण वर्ग है ही नहीं, इसको तो पहले ही छांट देंगे। 1600 देखते हैं, 1600 का क्या निकल जाता है? वर्गमूल। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका वर्गमूल निकल जाए। 1600 का कितना निकल जाता है? 40। तो इसमें एक बार भगा के देखते हैं हम। 1600 में 240 से भगा दे देखते हैं, अगर कट जाएगा तो यही हो जाएगा। 0 0 कट गया, 8 से 8 3 24, 8 दूनी 16, मतलब ये 20/3 आता है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब 2400 कहिएगा तो 2400 की नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका वर्गमूल निकलबे नहीं करता है। इसके बाद हम 3600 में देखते हैं। तो 3600 में जब हम जब क्या करते हैं? 240 से भगा देते हैं, तो इससे ये कट गया, 8 4 से काटे, 4 छके 24, 4 9 36, 6 से काटिए 15 छके 90, मतलब ये पूरी कट गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं। 81 नंबर में कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। दो संख्याओं का लघुत्तम इसके महत्तम समावर्तक का 14
गुना है और लघुत्तम तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ 600 है, तो यदि एक संख्या 280 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या कहता है कि इसका लघुत्तम जो है ना, एलसीएम जो है ना, एलसीएम इसके एचसीएफ का 14 गुना है। एचसीएफ क्या है? 14 गुना। तो हम एचसीएफ एक्स मान लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा कि एक्स को 14 से गुना कर दीजिए तो 14 एक्स हो जाएगा, ना हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे क्या कहता है, लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़, मतलब लघुत्तम और महत्तम समावर्तक का जोड़ 14x प्लस लघुत्तम 14x है प्लस महत्तम समावर्तक मतलब x है, दोनों का जोड़ जो है ना आपको कितना दिया गया? 600 दिया गया। कितना दिया गया? 600। इन दोनों का जोड़ कितना दिया गया? 600। तो आपसे क्या मांग रहा है, यदि एक संख्या, अगर एक संख्या कितना है 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि क्या होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो आप जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का जोड़ कितना है? 600 है। तो इस प्रकार आप इस यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। आप जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो आपको पहली संख्या आपको 280 दिया गया, यहाँ पे 280 दिया गया है, तो पहली संख्या की जगह वो 280 लिख देंगे। दूसरी संख्या आप मालूम नहीं है, यही तो आपको निकालना है, बराबर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 14x प्लस दोनों का एचसीएफ एलसीएम का योग कितना 600 दिया हुआ है, इससे हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ एलसीएम का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 14x प्लस 1x कितना हो जाएगा? 15x होगा कि नहीं होगा, बराबर 600। तो इस हिसाब से देखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, 600 अब बट्टे कितना हो जाएगा 15, गुना में तो भागा में, 15 चौके 60 हो गया कितना 40, मतलब x का मान आपको निकल गया 40। इसका मतलब एचसीएफ आपको कितना निकल गया 40, और यहाँ पे 14x है आपको क्या एलसीएम, तो 14 को 40 से गुना कीजिए, 14 चौके 56 मतलब 560 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे हम मान पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम रख देंगे एचसीएफ का मान आ गया 40 और एलसीएम का मान आ गया 560। तो इस हिसाब से देखेंगे दूसरी संख्या बराबर आपको निकल जाएगा, दूसरी संख्या बराबर तो 40 गुना 560, ये 280 गुना में 63 क्या हो जाएगा भागा में 280, तो काटिए 0 से 0 गया, 7 चौके 28 और 7 8 56 और 4 दूनी 8। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं 40 को 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 80। तो 80 देखिए तो आपको ऑप्शन में है 80, ऑप्शन में आपको है ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगला 82 नंबर प्रश्न है आपको संख्या 23.43 पर एक रिंग को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको तो पूरे आसान है, 23.43 पे क्या है रेकरिंग है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया, जितना संख्या आप पूरा लिख दीजिए, 23 43 लिख दिए, जितना पर रेकरिंग है कितना 43 पे रेकरिंग है, 43 पे रेकरिंग है मतलब दो संख्या पर रेकरिंग है, तो उतना बट्टे में क्या कर देंगे उतना 9 लिख देंगे। और इसके बाद माइनस क्या करेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं, तो माइनस किस पे रेकरिंग नहीं है 23 पे नहीं, तो 23 को क्या कर देंगे घटा देंगे, 23 में क्या कर देंगे घटा देंगे। अब आपका मन होगा जीरो भी यहाँ पे होगा, जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि पॉइंट के इधर आपको बिना रेकरिंग वाला है, अगर पॉइंट से इधर रहता तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाए जितना भी रेकरिंग नहीं होता है। तो अब इसको घटा के लिख दीजिए, 23 से 43 में 23 घटा दीजिए, आपको 2320 हो जाएगा, 2320 बट्टे 99। तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना में 2320, ऑप्शन नंबर यही होगी आपका सही।